बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। मुल्क भर में आज से लॉकडाउन में एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी गई है। चारों सूबों में दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दुकानें शाम 5 बजे और बलूचिस्तान में शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। हेयर ड्रेसर, ब्यूटी पार्लर, जिम और कैफेज बंद रहेंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानों और मार्केट्स को बंद कर दिया जाएगा। ग्राहकों और दुकानदारों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। मुल्क भर में आज से लॉकडाउन में एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी गई है। चारों सूबों में दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दुकानें शाम 5 बजे और बलूचिस्तान में शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। हेयर ड्रेसर, ब्यूटी पार्लर्स, जिम और कैफ़ेज़ बंद रहेंगे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानों और मार्केट्स को बंद कर दिया जाएगा। ग्राहकों और दुकानदारों के लिए मास्क पहनना भी लाजमी करार दिया गया है। मुल्क भर में आज से लॉकडाउन में एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी गई है और चारों सूबों में दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दुकानें शाम 5 बजे और बलूचिस्तान में शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में आज से लॉकडाउन में नरमी के बाद क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन किया अली इमरान सैयद ने, लाहौर के हॉल रोड मार्केट से मौजूद है नवीन अली, इस्लामाबाद की आपारा मार्केट से ज्वाइन करेंगी आमना आमिर और दीगर भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले पेशावर से शिवा हैदर भी हमारे साथ ही हैं। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का, अली इमरान सैयद से जानते हैं। अली, आप कहिएगा कराची में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, कोई रोक टोक तो नहीं है? SOPs पर अमल करने के लिए तैयार है दुकानदार? जी बिल्कुल, रोक टोक तो अभी नहीं है। मैं इस वक्त प्लाजा मार्केट पे स्पेयर पार्ट्स की पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट में मौजूद हूँ। रोक टोक नहीं है और दुकानदार भी अपने तौर पर भले से ग्लास के सप्लायर्स हों, होलसेलर्स या और मुख्तलिफ पार्ट्स के हों, उन्होंने टेम्परेचर गन भी रखी हुई है और सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है। वो शॉप्स खुसूसन जिसमें कि परचेज़र शॉप के अंदर एंटर होता है, उन्होंने एहतमाम किया हुआ है। लेकिन बहुत सारे शॉप्स वाले दीगर ऐसे भी हैं कि जो मास्क नहीं लिए हुए और इतनी पाबंदी नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि बेशतर जो है वो दुकानदार पाबंदी कर रहे हैं। कराची में आज कई लाख दुकानें खुली हैं। सिर्फ तारिक रोड पे 8000 तक दुकानों का एस्टिमेट्स है कि वो खुली हैं और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दिहाड़ीदार तबका या अदरवाइज़ लोगों का रोज़गार एक बार फिर बहाल होना तो शुरू हुआ है। लेकिन कोरोना पीक पर है तो लिहाजा एहतियात बहुत ज़्यादा करनी होगी परचेज़र्स को भी और दुकानदारों को भी। जी बिल्कुल, एहतियात बहुत ज़रूरी है। लाहौर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। इस वक्त हॉल रोड मार्केट से हमारे साथ नवीन अली मौजूद हैं। नवीन, यहाँ पे क्या सूरत हाल है और सबसे अहम बात कि SOPs पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है दुकानदारों की जानिब से और ग्राहकों की जानिब से? जी, दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी मुख्तलिफ मार्केट्स जो है वो इस वक्त खुल रही हैं और यहाँ पर अगर मैं SOPs की बात करूँ तो SOPs पर अमल दरामद होता तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। लाहौर की सिर्फ एक वाहिद मार्केट हफीज़ सेंटर जहाँ पर SOPs पर अमल हो रहे हैं और टनल्स लगाए गए हैं और थर्मल गन से जो है बुखार चेक किया जा रहा है। इसके अलावा कोई भी छोटी बड़ी मार्केट में से कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर इन SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा हो। इवन यहाँ पर तो दुकानदारों ने खुद मास्क नहीं लगाए तो वो क्या ख़रीदारों को SOPs पर अमल करने के ऊपर फोर्स करेंगे। यहाँ पर ना तो किसी ने स्प्रे रखा है, ना किसी ने सैनिटाइज़र रखा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेएहतियाती देखने में आ रही है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इतने अरसे के बाद दुकानें दोबारा से खुली हैं तो यहाँ पर लोगों का रश भी बहुत ज़्यादा है। मैं इस वक्त हाल रोड में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी तमाम तर दुकानें खुल गई हैं लेकिन कोई एक दुकान ऐसी मैंने अभी तक नहीं देखी जिन्होंने या तो स्प्रे रखा हो या मास्क पहना हो या फिर कोई हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो दुकानें तो खुल गई हैं, दुकानें तो खुल गई हैं लेकिन SOPs पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। लाहौर के हॉल रोड मार्केट से हमें नवीन अली बता रही हैं अहवाल वहाँ का। रुख करते हैं इस्लामाबाद का, आमना आमिर से जानते हैं जो कि आपारा मार्केट में मौजूद है। आमना, आप कहिएगा लाहौर ही की तरह की क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में भी या मुख्तलिफ है? जी, अगर इस्लामाबाद की सूरत हाल की बात की जाए तो इस्लामाबाद में जो है इस वक्त मैं आपारा मार्केट में मौजूद हूँ और जो मार्केट तो खुल गई है। गो के इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें इस्लामाबाद के जो बड़े तजारती मरकज़ थे जिसमें आपारा था, G9 मरकज़ कराची कंपनी था, उसके अलावा जो F10 मरकज़ था, जो F7 था, ये उन्होंने बंद रखने का कहा था। लेकिन रात के ताजरों ने कहा था कि वो आज दुकानें हर सूरत खोलेंगे और उन्होंने आज यहाँ पर इस्लामाबाद में दुकानें खोली हुई हैं और तकरीबन कुछ चंद एक दुकानें हैं जो अगर पूरे शटर
नहीं खोले तो उनको भी हाफ शटर पे खोल दिया गया है। और यहाँ पर यह देखने में आया है कि उस तरह जिस तरह के अमल दरामद के लिए SOPs जारी किए गए थे कि हर दुकानदार जो है उसके लिए लाजम होगा कि बाहर वो रस्सी लगाएगा और किसी गाहक को अंदर नहीं आने देगा, बाकायदा दायरे लगाए जाएंगे और मास्क और सैनिटाइज़र का रखा जाएगा ताकि जो भी गाहक आएगा उसको सैनिटाइज़ करे पहले और फिर करा जाएगा। ये वो इक़दाम थे जो कि लाजमी करार दिए गए थे, लेकिन उन पर अमल दरामद यहाँ पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और लोगों में बेहतियाती नज़र आ रही है शहरियों की जानिब से। आमना हमारे साथ ही मौजूद रहिए, पेशावर की सूरत हाल जान लेते हैं। शीबा हमारे साथ मौजूद है। शीबा, पेशावर में क्या देख रही हैं? मामूल के मुताबिक काम यहाँ पे शुरू हो गया है और SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद पेशावर में तमाम छोटे बड़े बाजार और तिजारती मराकज़ खुल चुके हैं जहां पर कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर बाजार में। यहाँ पर शहरियों को काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है जहाँ पर हिफाजती इकदाम जो है वो ना होने के बराबर है और उस पर अमल दरामद भी नहीं किया जा रहा है। समाजी दूरी पर मबनी इकदाम का ख्याल नहीं किया जा रहा और ना ही आवाम को इस बात का एहसास है कि मखसूस फासले के साथ खड़े होकर ख़रीदारी करे। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी चेक एंड बैलेंस जारी है। समाजी दूरी पर मबनी इकदाम पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जी पेशावर से शीबा हैदर हमें रिपोर्ट कर रही थी। इस्लामाबाद से आमना आमिर, नवीन अली ने लाहौर से रिपोर्ट किया और कराची से अली इमरान सैयद हमारे साथ है। आप सबका बहुत शुक्रिया। और तमाम इन शहरों का अहवाल जानने के बाद यही बात सामने आई कि कराची और इस्लामाबाद में थोड़ा बहुत अमल किया जा रहा है, लेकिन लाहौर और पेशावर की सूरत हाल ख़राब है। SOPs पर अमल नहीं हो रहा है, बेहतियाती की जा रही है। तो एहतियात इस सूरत हाल में करना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस का ख्याल आप ज़रूर रखिए। अभी आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना वायरस के टेस्ट बढ़ने से मरीजों की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की बड़ी तादाद भी इस वबा का शिकार बन रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के टेस्ट बढ़ने से मरीजों की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की बड़ी तादाद भी इस वबा का शिकार बन रही है। डी न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार भट्टी के मुताबिक गुज़श्ता 5 रोज़ के दौरान तिब्बी अमले के मज़ीद 257 अरकान कोरोना के मरज़ में मुब्तला हो गए। डॉक्टर रुतफ़ा सिविल अस्पताल के बर्न सेंटर में 2 डॉक्टर समेत अमले के 18 अरकान में कोरोना की तस्दीक हुई है। उन्हें आइसोलेशन में जाने का कहा गया है। वफाकी वजारत सेहत के एक अहदेदार के मुताबिक तिब्बी सहूलतें फराहम करने वाले 2 से 3 दर्जन अफराद यौमिया कोरोना का शिकार हो रहे हैं। और आलमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में 10 अप्रैल से कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कहा 1 मई से पंजाब और सिंध में केसेस की तादाद ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी। 10 लाख आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा केसेस इस्लामाबाद में हैं और सबसे ज़्यादा टेस्ट भी यहीं किए गए हैं। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान की इमदाद के लिए फौरी रकम की अपील भी की है। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान के हवाले से जारी अदाद शुमार में बताया है कि 10 अप्रैल से कोरोना केसेस की तादाद मुख्तसर वक्फे के साथ मुसलसल बढ़ रही है और 9 मई को तकरीबन 2000 केसेस रिपोर्ट किए गए। WHO के मुताबिक 10 लाख आबादी के लिहाज से केसेस की तादाद देखी जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस इस्लामाबाद में हैं, जिसके बाद सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में औसत तादाद तकरीबन एक जैसी है। बलूचिस्तान का तीसरा और खैबर पख्तूनख्वा का चौथा नंबर है, जिसके बाद पंजाब और आज़ाद कश्मीर का नंबर है। बीमारों की तादाद के लिहाज से बताया गया कि मुल्क के तमाम सूबों में केसेस बढ़ रहे हैं, तहम 1 मई से पंजाब और सिंध में केसेस की तादाद ज्यादा तेजी से बढ़ी है। 10 लाख आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट इस्लामाबाद, फिर गिलगित बल्तिस्तान और सिंध में किए गए हैं, जबकि बलूचिस्तान का चौथा, पंजाब का 5वां और खैबर पख्तूनख्वा का 6ठा नंबर है। सबसे कम टेस्ट आज़ाद कश्मीर में किए गए हैं। अमवात के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा पहले, पंजाब दूसरे और सिंध तीसरे नंबर पर है। बलूचिस्तान का चौथा, इस्लामाबाद का 5वां और गिलगित बल्तिस्तान का 6ठा नंबर है। WHO का कहना है कि उसके अमले ने पंजाब के 6 अजला में रैपिड रिस्पॉन्स टीम को तरबियत फराहम की है। पाकिस्तान की इमदाद के लिए 21.5 मिलियन डॉलर की ज़रूरत महसूस की गई है, जिसमें 17.3 मिलियन डॉलर की कमी का सामना है। नई तहकीक में ये बात सामने आई है कि BCG वैक्सीन कोरोना के खतरात को 6 गुना घटा देती है। पाकिस्तान में भी पैदाइश के बाद बच्चों को BCG के हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। अमेरिका में जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ हेल्थ के तहकीकी मकाले में बताया गया है कि जिन ममालिक में वसी पैमाने पर BCG वैक्सीन दी जा रही है, वहाँ दूसरे ममालिक की निस्बत कोरोना से शरह अमवात 6 गुना कम हुई हैं। अमरीकी माहिरीन का ख्याल है कि वैक्सीन मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत करके लोगों को मुतासर होने से बचा सकती है। माहिरीन ने यह अंदाज़ा ज़्यादा शरह अमवात वाले 50 ममालिक के आदाद शुमार का तज्जिया करके लगाया है, जिसके हतमी तयन के लिए तजुर्बात जारी हैं।
ماہرین کا کہنا ہے کہ BCG بنیادی طور پر TB سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھی، تاہم یہ مدافعتی نظام کو قوت دیتی ہے جو دیگر انفیکشنز کے خلاف بھی مددگار ہوتا ہے۔ کمشنر کراچی نے کہا ہے کہ دکانیں کھولنے کی اجازت SOPs پر عمل کرنے سے مشروط ہے۔ کسی گاہک کو ماسک کے بغیر دکان میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ SOPs پر عمل کرانا دکانداروں کی ذمہ داری ہے۔ دکان اور اپنی دکان پر کام کرنے والوں کی لسٹ اور SOPs آویزہ کریں۔ نمائندہ جیو نیوز سلیمان سعادت خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ سلیمان، کیا ڈیٹیل ہے اس کی؟ جی بالکل، کمشنر کراچی ہیں افتخار شلوانی صاحب، انہوں نے SOPs سے اس لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد جو دکانیں کھولنے کا فیصلہ کیا مارکیٹ کا، اس کو مشروط کیا ہے۔ لیکن ہم نے سروے کیا ہے اور صدر کی جو زیب النساء مارکیٹ ہے اس کے آگے کارپوریٹ سینٹر ہے یا صدر میں جو مختلف آٹو پارٹس کی مارکیٹس ہیں، ہم نے وہاں کا سروے کیا ہے اور اس کی فوٹیجز بھی اس وقت آپ دیکھ سکتی ہوں گی اگر اسکرین پر چل رہی ہیں کہ دکاندار جو ہیں وہ بالکل بھی احتیاط نہیں برت رہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو یہ مارکیٹس آئے ہیں وہ بھی اس میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ نہ تو ماسک پہنے ہوئے ہیں نہ ہی گلوز پہنے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دکانداروں کا یہ کام ہے کہ دکاندار جو ہیں اس بات کو انشور کریں کہ وہ اپنے اندر بھی جو ہے جو لوگ موجود ہیں ان کی لسٹیں آویزہ کریں کہ اندر کون کون لوگ کام کر رہے ہیں اور 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ سینیٹائزیشن کریں اور یہ انشور کریں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس سے کورونا پھیلنے کا خدشہ ہو۔ لیکن اس مارکیٹ کے سروے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ SOPs پر جو ہے وہ عمل درآمد نہ تو جو ہے وہ تاجر برادری کر رہی ہے نہ ہی وہ افراد کر رہے ہیں جو کہ مارکیٹوں میں جو ہے وہ سامان لینے آئے ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ سلیمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ نے نیو نیوز کی بندش کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے نشریات بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس مشیر عالم اور جسٹس یحییٰ آفریدی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیو نیوز کی اپیل پر سماعت کی۔ نیو نیوز کے وکیل علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پیمرا نے ایگزیکٹو اختیار کا استعمال کرتے ہوئے ریگولیشن بنائے۔ اس طرح کی تبدیلیاں رولز کے ذریعے ممکن ہیں۔ رولز کی منظوری کابینہ سے ضروری ہے۔ پیمرا قانون 2002 کے تحت عوامی مفاد کے خلاف مواد نشر ہونے پر پیمرا نشریات روک سکتا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ آپ نے اسلام آباد میں ان قانونی نکات کو کیوں نہیں اٹھایا۔ نیو نیوز کے وکیل نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیمرا کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے نیو نیوز کی نشریات بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ نیو نیوز پیمرا ریگولیشنز کے خلاف ریلیف کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرے۔ بدنام زمانہ کمپنی ایگزیکٹ جعلی ڈگریوں کی فروخت کا 16 سال پرانا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ FBI کے ڈپلوما اسکینڈل ٹاسک فورس کے سابق سربراہ نے امریکہ میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید کو خط میں لکھا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ایگزیکٹ نے جعلی ڈگریوں کا کام بند ہی نہیں کیا۔ انہوں نے خط میں بتایا کہ ایک ڈگری $2 لاکھ تک میں فروخت کی جا رہی ہے۔ بدنام زمانہ ایگزیکٹ جعلی ڈگری کیس کا ماضی کیا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایگزیکٹ کا جعلی ڈگری سکینڈل 2015 میں نیو یارک ٹائمز کی سٹوری کے ذریعے سامنے آیا تھا۔ 8 فروری 2016 کو امریکی سفارت خانے کے خط نے اس خبر کی تصدیق کی جس میں بتایا گیا کہ FBI ایگزیکٹ کی ڈپلوما مل کی تحقیقات کر رہی ہے جو امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے عوام کو جعلی ڈگریاں بیچنے میں ملوث ہے۔ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایگزیکٹ نے کئی بین الاقوامی شیل کمپنیاں بنا رکھی ہیں تاکہ اس جرم سے حاصل رقوم چھپائی جا سکیں۔ FBI نے ایسی 3 کمپنیاں ڈھونڈ نکالیں اور ان کے نام بھی جاری کر دیے اور بتایا کہ ان کمپنیوں میں ایگزیکٹ کے شعیب شیخ اور وقاص عتیق 49% شیئرز کے مالک ہیں۔ بدنام زمانہ ایگزیکٹ کے جعلی ڈگری کیس میں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے شعیب شیخ اور دیگر ملزمان کو مجموعی طور پر 20 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ امریکی عدالت نے 2017 میں ایگزیکٹ کے اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ عمیر حامد کو 21 ماہ قید کی سزا سنائی تھی اور جعلی ڈگریوں کے گورکھ دھندے سے حاصل 56 کروڑ روپے کی رقم ضبط کرنے کا حکم دیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ راولپنڈی کے تھانہ رواد کی حدود میں مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے والی لڑکی نے الزام لگایا ہے کہ ملزمان اور پولیس کے دباؤ پر اس نے اپنا بیان بدلا تھا۔ سوشل میڈیا پر پولیس کے خلاف متاثرہ لڑکی کے بیان پر CPO راولپنڈی نے نوٹس لے لیا۔
23 अप्रैल को थाना रवात की हदूद में लड़की से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती की वारदात की तफ्तीश में नया मोड़ आ गया। मुतासरा लड़की ने थाना रवात में 3 अफराद के खिलाफ इज्तमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। लड़की ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाते हुए मुल्जिमान को पहचानने से इनकार कर दिया था। अब मुतासरा लड़की और उसकी वालिदा ने सोशल मीडिया पर वीडियो बयान जारी किया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्जिमान और पुलिस के दबाव पर लड़की ने अपना बयान बदला। CPO रावलपिंडी ने इसका नोटिस लिया और सीनियर अफसरान ने लड़की के घर जाकर तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के DNA टेस्ट की कार्रवाई की जा रही है। ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि मुल्क की तमाम 80 शुगर मिल्स की तहकीकात कराई जाएँ। सिर्फ 9 मिल्स मालिकान के खिलाफ तहकीकात मखसूस शख्सियात को टारगेट करने के लिए की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के सदर असलम फारूक समेत मुख्तलिफ ओहदेदार वाजिद ज़िया की सरबराही में कायम तहकीकाती कमीशन के सामने पेश हुए और बयानात कलम बंद कराए। जहांगीर तरीन के नुमाइंदे मोहम्मद फारूक ने इल्ज़ाम लगाया कि जहांगीर तरीन को टारगेट किया जा रहा है। सब मिल्स मालिकान को बुलाया जाए, फिर गैर जिम्मेदाराना तहकीकात होंगी। मिल्स एसोसिएशन ओहदेदारान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 40,000 गैर रजिस्टर्ड चीनी ख़रीदार के बारे में FBR से पूछगछ की जाए। हुकूमत ने गुंजाइश पैदा की कि FBR में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद भी चीनी की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। इस तरह सेल्स टैक्स में चोरी का रास्ता खोला गया। तहकीकाती कमीशन के सामने ये बात आई है कि हमजा शुगर मिल्स ने 31,000 गैर रजिस्टर्ड ख़रीदारों को चीनी फरोख्त की। 50,000 गैर रजिस्टर्ड ख़रीदारों का टैक्स रिकॉर्ड ही नहीं। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि शाहिद खाकान ने मुतालबा किया है कि चीनी इंक्वायरी कमीशन वज़ीर आज़म और असद उमर को बुलाए। असद उमर ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि काबीना ने एक्सपोर्ट की इजाज़त का फ़ैसला ECC की सिफारिश पर किया था। अगर सवाल है तो उनसे पूछा जाए, वज़ीर आज़म से नहीं। कमीशन से दरख्वास्त है कि उन्हें ज़रूर बुलाया जाए। रहीम यार खान में महकमा खुराक ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गंदम की 56,000 बोरियां बरामद कर ली। पंजाब में गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। महकमा खुराक और स्पेशल ब्रांच ने रहीम यार खान के इलाके माचका में 9 मकामात पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान गंदम की 56,000 बोरियां बरामद करके गोदाम सील कर दिए गए। पंजाब में गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। महकमा खुराक और स्पेशल ब्रांच ने रहीम यार खान के इलाके माचका में 9 मकामात पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान गंदम की 56,000 बोरियां बरामद करके गोदाम सील कर दिए गए। वेलकम बैक। IMF की जानिब से आइंदा बजट के लिए सख्त अहदाफ रखने के लिए शदीद दबाव सामने आया है। ज़राए का बताना है कि IMF शराइत के मुताबिक बजट अहदाफ मुकर्रर ना होने पर कर्ज प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं होगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF के बजट अहदाफ से मुतालिक कोई फ़ैसला करने से गुरेज किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने ज्वाइन किया है। अशरफ, इस खबर की डिटेल्स क्या है आपके पास? आपने कहा कि IMF की तरफ से तजावीज़ आई हैं, जिनको तजावीज़ से थोड़ा सा नरम लफ्ज़ है, शराइत ही होती हैं, उनको हर हाल में हुकूमत पाकिस्तान को अमल दरामद करना पड़ता है। उनके मुताबिक सबसे बड़ा शर्त तो जो कहा कि 5100 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा जाए आइंदा साल के लिए, जो तकरीबन 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद होने के बाद पूरा हो सकेगा। दूसरा, उसके साथ जो बजट डेफिसिट है वो भी उन्होंने कहा 0.4% रखा जाए, वो भी हुकूमत पाकिस्तान के लिए पूरा करना मुश्किल होगा। इस तरह की शराइत के बाद जो कर्जों की अदायगी के लिए उन्होंने कहा कि 2700 अरब रुपए कर्ज बैनुल अक़वामी कर्जे और सूद की अदायगी के लिए 2700 अरब रुपए का बजट रखा जाए। उस पर भी वज़ारत ख़ज़ाना काम कर रही है, लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना के जो एहलकार और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के मशीर ख़ज़ाना है, वो खुद फैसला करने के लिए इस सिलसिले में वज़ीर आज़म से फैसला लेना चाहते हैं, ताकि उन पर कोई दबाव ना आए, बाद में उन पर तनकीद ना हो। जो कुछ हो सारा कुछ वो वज़ीर आज़म की तरफ ही हो। ये भी एक सियासत प्राइम मिनिस्टर हाउस और वज़ारत ख़ज़ाना के दरमियान चल रही है। इस शराइत की अगर वज़ारत ख़ज़ाना नहीं मानती तो जैसा कि आपने कहा कि जो पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम फिलहाल मुअत्तल है, उसकी अदायगियां नहीं होंगी। इसका मतलब पाकिस्तान के लिए और ज्यादा मसाइल बढ़ेंगे। अगर उनके अहदाफ मानते हुए नए टैक्सेस लगाए जाते हैं, महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को रोकना मुश्किल हो जाएगा और उसका बहुत नेगेटिव असर होगा पाकिस्तान की इकॉनमी पे और पाकिस्तान के अवाम पे। 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस की सूरत में होगा। जी बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम, आपने डिटेल्स दी। पेशावर के तिजारती मरकज़ रामपुरा गेट में धमाके से 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इनमें 2 ट्रैफिक एहलकार भी शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक तजारती मरकज़ रामपुरा गेट में धमाका उस वक्त हुआ जब कारोबारी सरगर्मियाँ रवां दवां थीं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज़ मवाद का वज़न 1.5 किलो था जो बिजली के पोल के साथ नस्ब किया गया था। धमाके में ज़ख्मी होने वाले 5 अफराद को लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जिनकी हालत ख़तरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक धमाके से 2 मोटरसाइकिल्स को भी नुकसान पहुँचा। पुलिस ने धमाके की जगह सील करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब को साख तंजीम के इंसदाद बदउनवानी फोरम का सरबराह मुंतखब कर लिया गया है। नैब के एक एलामिये के मुताबिक जनूब एशियाई ममालिक की तंजीम सार्क ने एहतसाब इदारे का चुनाव मुतफ़िका तौर पर किया है जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। तमाम सार्क ममालिक बशमूल भारत ने नैब की कारकर्दगी की तारीफ़ की है। नैब एलामिये में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके साथ चीन ने करप्शन के खात्मे के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं और अब चीन और पाकिस्तान CPEC मुआहदों में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। क्रिकेट के मैदान से खबर ये कि कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान रवां हफ्ते मुतवक्के है। मौजूदा हालात में गैर यकीनी की सूरत हाल के खात्मे के लिए PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जल्द ऐलान का फैसला कर लिया। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मियाद 30 जून को खत्म हो रही है जिसके बाद नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इतलाक 1 जुलाई से हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों के मुआवजे में कटौती या बरकरार रखने की बजाय इजाफा किया जाएगा। गुज़िश्ता बरस 19 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इस साल तादाद कम की जा सकती है। रेड बॉल क्रिकेट छोड़ने वाले मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को मुआहदे से भी ड्रॉप करने पर गौर किया जाएगा। अगर दोनों फास्ट बॉलर्स जगह बरकरार रखने में कामयाब भी हुए तो उन्हें C कैटेगरी में रखा जाएगा, जबकि फास्ट बॉलर हसन अली के लिए इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बचाना मुश्किल हो गया है। C कैटेगरी में ही मौजूद फखर जमान और उस्मान शनवारी के सितारे भी गर्दिश में हैं। टेस्ट कैप्टन अजहर अली B से A कैटेगरी में आएंगे, जबकि साबिक कप्तान सरफराज अहमद के लिए A में जगह बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहा। दूसरी जानिब फास्ट बॉलर नसीम शाह को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की तजवीज़ दी जा रही है। PCB ड्रीम पेयर मुहिम की विकेट कीपर की कैटेगरी में क्रिकेट फैंस ने राशिद लतीफ़ को चुन लिया। मोइन खान दूसरे जबकि सरफराज अहमद तीसरे नंबर पर रहे। इस मुहिम में 6 लाख से ज़ायद सार्फिन ने हिस्सा लिया। PCB की ड्रीम पेयर मुहिम में मकबूल विकेट कीपर चुनने की बारी आई तो 6 लाख से जायद सार्फिन ने हिस्सा लिया। मकबूलियत की दौड़ में पाकिस्तान के 8 मौजूदा और साबिक विकेट कीपर्स शामिल थे। सार्फिन की चॉइस ने साबिक कप्तान और विकेट कीपर राशिद लतीफ़ को फेवरेट विकेट कीपर करार दिया। मकबूलियत की दौड़ में मोइन खान का दूसरा और सरफराज अहमद का तीसरा नंबर रहा। PCB ड्रीम पेयर में एक विकेट कीपर का इंतखाब किया जाना था, जबकि दीगर कैटेगरीज में पेयर का इंतखाब हुआ है। विकेट कीपर से कबल ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स का इंतखाब किया गया। ओपनर्स में सईद अनवर और आमिर सुहेल, जबकि बैट्समैनों में यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ का इंतखाब हुआ। फास्ट बॉलर्स में वसीम अकरम, वकार यूनुस, स्पिनर्स में अब्दुल कादिर और सकियान मुश्ताक, जबकि ऑलराउंडर्स में इमरान खान और शाहिद आफरीदी मोस्ट फेवरेट रहे।